हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी भाषा कक्षा 8वीं। कक्षा 8वीं का हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा। इसका हम लोग 9वां पाठ पढ़ रहे हैं रज्जब चाचा। रज्जब चाचा के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में बहुत सारी बातें पढ़ा है। रज्जब चाचा गांव में रहते हैं, गांव को अपना मानते हैं, सभी धर्मों को अपना मानते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन समय का बदलाव जो थोड़ा थोड़ा असर डालता है, उसी से संबंधित आगे बातें चल रही हैं। वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्ति को इंसान समझते हैं। तो चलो हम लोग आगे का देखते हैं। अगहन पौष के दिन थे। रज्जब चाचा की पोती का विवाह था। वे इस विवाह को बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अब शायद वे किसी और के विवाह को न देख सके, अतः वे इस विवाह में अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर लेना चाहते थे। इस कहानी में आपने देखा कि रज्जब चाचा की उम्र 75 के पार हो चुकी है, यानी वे बूढ़े हो चुके हैं। स्टार्टिंग में आपने देखा था। तो अब इस उसी कड़ी में हम देखते हैं कि अगहन पौष के दिन थे। ये अगहन पौष का दिन ठंडी का दिन हुआ करता है। हमारे देश में बहुत ठंडी पड़ती है उस समय। तो अगहन पौष के दिन थे। रज्जब चाचा की पोती का विवाह था उस समय। वे इस विवाह को बड़े धूमधाम से करना चाहते थे। उनका ख्याल था, उनकी सोच थी कि शायद अब जो है किसी और का विवाह हम न देख सकें, यानी और पोते पोतियों की विवाह न देख सकें। अतः वे इस विवाह में अपनी मन की सारी इच्छा को पूरा कर लेना चाहते थे, यानी इस शादी को, इस विवाह को बड़े ही धूमधाम से वे करना चाहते हैं। दोपहर का समय था। रज्जब चाचा अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। यद्यपि उनके गांव से होकर शहर तक बस जाती थी, पर रज्जब चाचा पैदल ही जा रहे थे। वे पैदल के आदी थे। शहर केवल 7-8 किलोमीटर के फासले पर था। अभी आपने देखा कि अगहन पौष का समय है और शादी की तैयारी चल रही है। तो उस समय दो जो है रज्जब चाचा, दोपहर का समय था। रज्जब चाचा अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। रज्जब चाचा चूंकि 75 साल के बूढ़े हो चुके हैं, फिर भी वे पैदल ही जा रहे थे। कहा जा रहा है कि यद्यपि गांव से होकर शहर तक बस जाती थी, बस चलने लगी थी, फिर भी रज्जब चाचा बस से न जा कर के पैदल ही जा रहे थे। यानी उस समय के, उस जमाने के लोगों में पैदल चलने की बहुत ही क्षमता थी। लोग पैदल ही चलते थे, सवारी का इंतजार नहीं, सवारी का उपयोग नहीं करते थे। लोग पैदल चलने के आदी थे। तो रज्जब चाचा भी पैदल चलने के आदी थे, तो इसलिए वे बस न लेकर के पैदल ही जा रहे थे। शहर केवल 7-8 किलोमीटर के फासले पर था। उनके घर से शहर 7-8 किलोमीटर के फासले पर था, लेकिन केवल 7-8 किलोमीटर के फासले पर था, ऐसा कहा गया है। यानी उनके पैदल चलने में 7-8 किलोमीटर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के ज़माने के लोग 1 किलोमीटर तो घर से पैदल नहीं जा सकते, उसके लिए भी वे ऑटो रिक्शा या सवारी ही ढूंढते हैं। तो ज़माना कितना बदल गया है पहले के लोगों से आज के लोगों में, ये दर्शाया गया है कि पहले के लोग बूढ़े हो जाने पर भी कितने यंग जैसा रहते थे और कितना पैदल आसानी से चल सकते थे। तो इस तरह से वे अपनी शादी, पोती की शादी के लिए गांव से पैदल ही शहर जा रहे थे। उसी बीच क्या घटना घटित हुई, आगे देखते हैं। रज्जब चाचा जब शहर के पास पहुंचे तो एक विद्यालय के पास भीड़ भाड़ देखकर रुक गए। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि यह भीड़ भाड़ क्यों है, तब लोगों ने उन्हें बताया कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, यह भीड़ उन्हीं के स्वागत के लिए एकत्र हुई है। वे शहर के नज़दीक पहुंच चुके थे, तभी एक विद्यालय के पास उन्हें भीड़ भाड़, बहुत सारे लोग जमा हुए दिखे। उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ लोग जमा क्यों हैं, भीड़ भाड़ क्यों है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं,
अभी जो है शिक्षा मंत्री जी का आगमन हो रहा है, उन्हीं के स्वागत के लिए सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, एकत्र हुए हैं। पर रज्जब चाचा को शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना। वे उस भीड़ भाड़ की ओर देखते हुए शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे शहर की ओर मुड़े, दंदनाती हुई एक कार आ पहुंची। रज्जब चाचा ने बड़ी कोशिश की कि वे शीघ्र ही कार के लिए रास्ता छोड़ दें, पर शरीर बूढ़ा होने के कारण उन्हें कुछ क्षण तो लग ही गए और कार को रुक जाना पड़ा। पहरे पर नियुक्त सिपाही ने दौड़कर रज्जब चाचा को डांट लगाई और उन्हें पकड़कर पटरी पर कर दिया। अब जो है भीड़ के बारे में पता लगाया रज्जब चाचा ने, उन्हें मालूमात हुआ कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रज्जब चाचा जी को शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना, उनको तो अपने काम के लिए जाना था। वे शहर की तरफ चल दिए, यानी भीड़ भाड़ की ओर देखते हुए वे फिर अपने काम के लिए शहर की ओर चल पड़े। जैसे भी शहर की ओर मुड़े थे, यानी रोड पर जैसे ही थोड़ा दूर गए थे, उसी समय दंदनाती हुई कार, एक बहुत तेज रफ्तार में एक कार वहां आ पहुंची। क्योंकि कार की रफ्तार तेज थी, रज्जब चाचा बूढ़े थे, तो जरूर उनके शरीर में थोड़ा तो जो है ढीला ढाला हो गए थे। तो रज्जब चाचा ने बड़ी कोशिश की कि वे शीघ्र ही जल्दी ही कार के लिए रास्ता छोड़ दें, यानी सड़क के किनारे हो जाएं। लेकिन शरीर बूढ़ा होने के कारण उन्हें कुछ क्षण तो लगा, यानी अब वो बूढ़े हैं तो उनको थोड़ा समय लग गया बगल होने में, सड़क छोड़ने में उन्हें थोड़ा समय लग गया और कार बहुत तेज आ रही थी। तो कार को रुक जाना पड़ा, यानी उनको देख करके कार की स्पीड कम करनी पड़ी, रोकनी पड़ी। वो तब तक रास्ता नहीं छोड़ पाए थे। तो ये पहरे पर नियुक्त सिपाही, आप चूँकि उस कार में जो सिपाही नियुक्त था, क्योंकि वही जो है शिक्षा मंत्री की कार थी, तो उन लोगों के मंत्री जी के पास पहरे पर जो सिपाही था पहरे पर मंत्री जी के साथ, वो दौड़ करके आया, रज्जब चाचा को डांट भी लगाई और उन्हें पकड़कर पटरी पर कर दिया, यानी उन्हें पकड़ के पटरी पर कर दिया, किनारे कर दिया और डांट भी लगाई। हे बूढ़े, तुम्हें मरना है क्या, ऐसी कुछ तो बोले होंगे। अब लोग जानते ही हैं कि गाड़ी वाले कैसे व्यवहार करते हैं, वो भी मंत्री का सिपाही। तो इस तरह से वो डांट पीट लगा करके जो है उन्हें पकड़ के पटरी के किनारे कर दिया और जाके वापस कार में बैठ गया। कार चली, फिर रुक गई। सहसा कार का द्वार खुला और एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकले। वे कोई और नहीं, स्वयं शिक्षा मंत्री महोदय थे। वे किसी और को अवसर न देकर शीघ्र दौड़कर रज्जब चाचा के पास आ पहुंचे। उन्होंने कुछ कदम के फासले से ही पुकारते हुए कहा, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। कार फिर जो है चली और थोड़ा दूर जाकर के फिर कार रुक गई। सहसा यानी अचानक कार का दरवाजा खुला और एक प्रौढ़ व्यक्ति यानी जो व्यक्ति बूढ़ा न हुआ हो, उसके पहले की अवस्था, युवावस्था की बाद की स्थिति, यानी 40 साल के बाद की स्थिति प्रौढ़ व्यक्ति कह सकते हैं। तो प्रौढ़ व्यक्ति उस कार से बाहर निकले अचानक, और वे कोई और नहीं, स्वयं शिक्षा मंत्री ही थे, शिक्षा मंत्री महोदय ही थे। वे किसी को अवसर न दे करके, किसी को मौका न दे करके शीघ्र तुरंत दौड़कर रज्जब चाचा जी के पास जा पहुंचे और उन्होंने कुछ कदम पहले ही फासले से ही पुकारते हुए कहा, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। मंत्री जी जो थे उस कार में, वो स्वयं जो है दौड़कर आए और पीछे से कुछ फासले पर से ही पुकारने लगे, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। रज्जब चाचा जब तक कुछ कहें न कहें, मंत्री महोदय ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। रज्जब चाचा ने बिना पहचाने हुए ही दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रज्जब चाचा ने जब उन्हें अपने सीने से लगाते हुए उनकी मुखाकृति को गौर से देखा, तो हठात उनके मुंह से निकल पड़ा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो। मंत्री महोदय बोल उठे, हाँ रज्जब चाचा, मैं माता प्रसाद ही हूँ। आपने ही तो मुझे इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था।
तो इस पैराग्राफ में देख रहे हैं कि मंत्री महोदय कोई और नहीं थे, वे जो है उनके जाने पहचाने माता प्रसाद ही थे। तो रज्जब चाचा जब तक कुछ कहें न कहें, मंत्री महोदय ने दौड़ करके उनके चरण स्पर्श कर लिए, यानी वो माता प्रसाद जिसको जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया था, गांव के उनके जो है ठाकुर जी के लड़के थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था। आज जो है वो मंत्री बन गए हैं, शिक्षा मंत्री, इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उनके आगे पीछे पहरेदार घूम रहे हैं, आलीशान गाड़ी में घूम रहे हैं। रज्जब चाचा जैसे गांव के व्यक्ति, पैदल चलने वाले, छोटी सी सिलाई मशीन चलाने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने कितना सम्मान किया कि रज्जब चाचा की पहचान बिना पहचाने ही दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर युवाए और उनका चरण स्पर्श किए। अब रज्जब चाचा तुरंत तो नहीं पहचान सके क्योंकि बहुत सारा समय बीत चुका था। रज्जब चाचा बूढ़े हो गए हैं और अब वो युवक से प्रौढ़ हो चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव के कारण उतने जल्दी नहीं पहचान सके। फिर भी उन्होंने सीने से लगा लिया, यानी जो चरण स्पर्श कर लिया है तो ऑटोमेटिक प्रेम पैदा ही होता है कि कोई अपना ही है। उन्होंने रज्जब चाचा ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया और जब सीने से लगाया यानी सामने देखा, उनकी मुखाकृति को देखा ध्यान से, उनको तब ध्यान में आया कि अरे ये तो माता प्रसाद हैं। तुरंत उनके मुंह से निकल पड़ा, माता प्रसाद, अरे तुम माता प्रसाद हो? तो मंत्री महोदय बोल उठे, हाँ रज्जब चाचा, मैं माता प्रसाद ही हूँ, जिसे आपने इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था। उन्हें याद था कि जब चाचा ने इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था, यानी इतना लोगों के अंदर अपने गांव के लोगों के प्रति सम्मान था कि मंत्री होकर के भी उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया और उनको सम्मान किया। तो वही कह रहे हैं कि आपने ही तो इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया कि जो आज मैं इंद्र बन गया हूँ, यानी अच्छे पद पर आसीन हो गया हूँ और संसार की सेवा भी कर रहा हूँ। रज्जब चाचा की आंखें सजल हो गई, उनकी आंखों से आनंद और प्रसन्नता की बूंदें टपक कर गिरने लगी। उनकी आंखों के आंसू के उत्तर में मंत्री जी की आंखें सजल हो उठी। उन्होंने अपने आंसुओं में बहुत से स्मृति चित्र देखे, फिर कुशल क्षेम और हालचाल। रज्जब चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में 10 दिसंबर के दिन कुछ लिखकर रज्जब चाचा को बड़ी नम्रता से नमस्कार किया और फिर चले गए। रज्जब चाचा ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए शहर का रास्ता पकड़ लिया। तो आगे कह रहे हैं कि रज्जब चाचा की आंखें सजल हो गई, आशीर्वाद दिया, ऐसा जब जो है मंत्री महोदय ने किया तो आपस में आपसी प्रेम के कारण रज्जब चाचा की आंखों में आंसू आ गए और उनकी आंखों से आनंद और प्रसन्नता की बूंदें, यानी इतना आनंद भी उन्हें हुआ, खुशी भी हुई और उस खुशी में उन्हें आंसू भी टपकने लगे। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों के आंसू के उत्तर में मंत्री जी की भी आंखें सजल हो गई, मंत्री जी की आंखों में भी पानी आ गए। तो उन दोनों के प्रति इतना प्रेम पैदा हुआ, उन्होंने अपने आंसुओं में बहुत से स्मृति चित्र देखे। जो आंसू आए उसमें पीछे की बहुत सारी स्मृतियाँ भी देखे। फिर कुशल क्षेम हालचाल हुआ दोनों के बीच में। रज्जब चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। रज्जब चाचा जी ने बताया मंत्री जी को कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। तो मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में 10 दिसंबर का दिन लिखा, यानी कुछ लिखा, रज्जब चाचा को बड़ी नम्रता के साथ नमस्कार भी किया और फिर चले गए। चूँकि मंत्री तो जानते हैं मंत्री महोदय हैं, नेताजी हैं, उनके पास समय कहाँ इतना रहता है, फिर भी इतना समय दे करके उन्होंने सारी चीज़ें की और इसके बाद उन्हें जाना था, वो नमस्कार करके चले गए। रज्जब चाचा ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए फिर शहर का रास्ता पकड़ लिए। अब जो है अपने आंसुओं को पोंछा संभलते हुए और जो है फिर शहर की तरफ चल दिए।
10 दिसंबर का दिन था। सूर्य डूब चुका था। रज्जब चाचा अपनी पोती के विवाह के कामकाज को लेकर बहुत व्यस्त थे। उनके पैरों में जैसे विद्युत की सी गति पैदा हो गई थी। सहसा एक कार आकर रज्जब चाचा के दरवाजे पर रुकी। रज्जब चाचा ने आश्चर्यचकित होकर कार की ओर देखा। कार का द्वार खोलकर मंत्री माता प्रसाद उतर रहे थे। अब जो है 10 दिसंबर का दिन आ गया है। चूंकि 10 दिसंबर के दिन उनकी पोती का विवाह है, तो सूर्य डूब चुका है, यानी पहले विवाह रात में ही हुआ करते थे। तो 10 दिसंबर का दिन है, सूर्य डूब चुका है और रज्जब चाचा अपनी पोती के विवाह के कामकाज में बहुत ही व्यस्त हो गए हैं। यानी बूढ़े हैं, उनके पैरों में फिर भी विद्युत जैसी गति पैदा हो गई। इतना काम है, इतना तैयारी है, इसको करने के लिए वो इतना दौड़ धूप कर रहे हैं कि बूढ़े होकर के भी उनके पैरों में जैसे लग रहा है बिजली फिट हो गई है, इतना तेज दौड़ भाग कर रहे हैं। देखा कि सहसा अचानक एक कार आकर के रज्जब चाचा के दरवाजे पर रुक जाती है और रज्जब चाचा ने आश्चर्यचकित होकर कार की ओर देखा कि अरे भाई, किसकी कार आ गई। गांव में कार आना एक जो है बहुत आश्चर्य की बात थी उस समय। तो उन्होंने देखा कि अरे, किसकी कार आ गई, और देखा तभी कि कार का द्वार खोलकर मंत्री माता प्रसाद उसमें से उतर रहे थे। रज्जब चाचा ने दौड़कर माता प्रसाद को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, अरे बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया। जब देखे कि मंत्री महोदय जो है माता प्रसाद जी आ रहे हैं, तो रज्जब चाचा ने दौड़कर माता प्रसाद को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया और उनके मुंह से अपने आप ही निकल पड़ा कि अरे बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया, यानी तुम क्यों आने का कष्ट किए। यानी उन्होंने आने के लिए उन्हें कहा भी नहीं था, केवल इतना ही बताया था कि 10 दिसंबर को हमारी पोती का विवाह है, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन मंत्री जी ने उस तारीख को अपनी डायरी में नोट किया था और फिर उस दिन वो अपने आप पहुंच गए। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े आदमी होकर के भी रज्जब चाचा की पोती की शादी में आए हुए हैं। रज्जब चाचा की आंखें भर आईं। उन्हें बड़े आदर से अपने बरामदे में ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। सारे गांव में बिजली की तरह खबर फैल गई। अब रज्जब चाचा की आंखें भी उस समय भी भर गईं कि अरे बाप रे, कि ऐसे व्यक्ति की जो बड़े आदमी होकर के भी मुझ जैसे छोटे व्यक्ति के घर शादी में आ गए हैं। तो उन्हें बड़ा खुशी हुआ और खुशी में उनकी आंखें भर भी आईं। उन्होंने माता प्रसाद जी की जो मंत्री जी हैं, उनको बड़े आदर के साथ बरामदे में ले जा कर के कुर्सी पर बैठाए, उनका आवभगत किए। अभी खबर भी पूरे गांव में मतलब बिजली की तरह बहुत जल्दी फैल गई कि अरे, मंत्री महोदय आए हुए हैं। सब लोग वहाँ पे जमा हो गए मंत्री महोदय से मिलने के लिए। मंत्री महोदय को उसी दिन रात में राजधानी जाना था, अतः उन्होंने शीघ्र ही चाय पानी करके रज्जब चाचा से छुट्टी ली। रज्जब चाचा और गांव के लोग उन्हें कार तक पहुंचाने के लिए आए। मंत्री जी ने रज्जब चाचा के पैरों को छूकर कार में बैठते हुए कहा, चाचा, आप क्या करते हैं। रज्जब चाचा ने उत्तर दिया, यहीं बरामदे में पुरानी मशीन से सिलाई करता हूँ। मंत्री महोदय को उसी दिन रात में राजधानी जाना था, अतः उन्होंने जल्दी से ही शीघ्र ही चाय पानी करके रज्जब चाचा से छुट्टी ली। और रज्जब चाचा और गांव के लोग उन्हें गांव कार तक पहुंचाने के लिए आए। तो मंत्री जी फिर रज्जब चाचा के पैर छूकर कार में बैठने लगे। जब तो उन्होंने पूछा कि चाचा जी, अब आप क्या करते हैं। तो चाचा जी ने वही जवाब दिया कि बस वहीं बरामदे में बैठकर वही पुरानी मशीन से सिलाई करता हूँ। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि रज्जब चाचा की 2 नई मशीनें आ गई हैं। उन्होंने 2 बेरोजगार युवकों को अपने पास काम पर रख लिया है। बाद में गांव वालों को पता चला कि वे मशीनें मंत्री महोदय ने भेजी थी। अब रज्जब चाचा खूब खुश रहने लगे हैं। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि जो रज्जब चाचा छोटी सी मशीन पर बैठ कर के बरामदे में अपना सिलाई का काम करते थे, आज जो है रज्जब चाचा के पास 2 नई मशीनें आ गई हैं और रज्जब चाचा 2 बेरोजगार युवक को
उस काम पर भी रख लिया है। तो बाद में गांव वालों को पता चला कि ये मशीनें जो हैं ये मंत्री महोदय ने यानी माता प्रसाद जी ने ही भेजी थी। और अब चाचा खूब खुश रहने लगे हैं, यानी अब उसमें मशीनों से जो है नए नए कपड़े भी सिले जा रहे हैं, कपड़े भी आने लगे हैं और नए तरीके से कपड़े सिलाई होने लगी है। अब जो है उनका पहले जैसा जो व्यवसाय थोड़ा रुकावट आ गई थी उसमें बदलाव आ गया है, जो है नवीनता आ गई है। अब वे बहुत खुश रहने लगे हैं। इस तरह से इस गांव की कहानी का जो है समाप्त होता है। ये कहानी, इस कहानी के माध्यम से गांव के आपसी प्रेम भाईचारे को दर्शाने की कोशिश की गई है। इस कड़ी में थोड़ा सा हम लोग शब्दार्थ देख लगते हैं। नेक यानी शुभ अवसर पर दी जाने वाली भेंट है। चट्टी यानी एड़ी की तरफ से खुला हुआ जूता। फबना यानी जचना, सुंदर लगना। मेहर यानी दया कृपा। मुहावरे जो आए हुए थे, बाँछे खिल जाना, बहुत ही आनंदित होना। बाग बाग होना, बहुत खुश हो जाना। सीने से लगाना यानी प्यार से मिलना जुलना। तो इस तरह से आप इस पाठ को पढ़ें। और अब आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।